सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हम लोग यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम वो सारा काम करेंगे जो भी हमने लास्ट 3 डेज में क्लास में किया था, उसका शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर जो है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इंजीनियरिंग हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनाने का मेथड है, उसको डिप्लॉय कैसे कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है, जनरेट करना है ना, उसके लिए हम चेक करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये इसकी बेसिस होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका आपने क्या क्या काम परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ आपकी ज़रूरत है, तब तक आप कोई चीज़ सही से बना नहीं सकते। यानी कि अगर आप लोग कोई घर बना रहे हैं और आपने ये नहीं बताया कि आपने किस थीम का घर बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ डेवलपर को ये कहा हमने घर बनाना है, वो आपको मॉडर्न थीम का एक घर बना कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर मॉडर्न जो से थीम्स होते हैं वही चलते हैं। तो वो आपको आगे से आके यूज़र कह देता है नहीं भाई मैंने तो कहा था कि क्लासिक थीम होनी चाहिए, तो वो कहेगा कि आपने कहा ही नहीं था, यानी रिक्वायरमेंट उसने शो ही नहीं की अपनी। अगर वो रिक्वायरमेंट शो करता तो वो उसे क्लासिक थीम का ये घर बना के देता। तो इस वजह से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेसिस बनाती है हमारी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, जो कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग होता है। तो रिक्वायरमेंट खुद क्या है कि रिक्वायरमेंट्स आर रेफर्स टू आर डॉक्यूमेंटेड नीड। वो नीड जो लिखी गई हो या फिर वो एक्सपेक्टेशन जिसको मस्ट फुलफिल करना चाहिए, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया ना, वो इस डॉक्यूमेंटेड नीड को या एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है, ताकि वो अपना जो गोल है ना या इंटेंटेड पर्पस है उसको अचीव कर ले। सॉफ्टवेयर हम क्यों बनाते हैं? ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेना। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट या जो उन्होंने हमें एक्सपेक्टेशंस प्रोवाइड की होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ अ प्रोसेस विच enables अस टू सिस्टमेटिकली डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हमें जिन रिक्वायरमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, उन रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज़ करता हूँ उसे हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। सोर्सेज में सबसे पहले आता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को इंटरनली या एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब इंटरनली या एक्सटर्नली अफेक्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो भी स्टेक होल्डर है ना, वो आपको ये बताए कि रिक्वायरमेंट क्या है आपके सॉफ्टवेयर की। तो जो जो स्टेक होल्डर आपको ये बताता होगा वो उसके सोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसके बाद है कि हम रिक्वायरमेंट्स को मजीद कहाँ से देख सकते हैं, मजीद सोर्सेज कौन से हैं? तो डॉक्यूमेंट एक सोर्स हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी आपको सोर्स प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि एक मैप बना के आपको दे दिया जाए और वो कहा जाए कि इसके अकॉर्डिंग आपने घर बनाना है, तो ये क्या होगा? डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट होगी, या ऐसा सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट होगा जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा। फिर आता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या आता है कि पहले से मौजूद आप कोई सिस्टम देखते हो और उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि एक डेवलपर ने आपको कहा मार्केटिंग की वेबसाइट, तो आप उसकी वेबसाइट बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले से जो मार्केटिंग की वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है ना, उनको देखते हैं और फिर आप उसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आता है डोमेन और बिजनेस एरिया, यानी कि जैसे कि अगर आप कहते हो कि गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप गूगल में गूगल का काम कार गूगल के लिए रहे हो, लेकिन बनना आपका किसके लिए रहा हो? किसी एज वगैरह के लिए बन रहा हो। या फिर आप ये कहें कि आप एंड्रॉयड की ऐप बना रहे हो, लेकिन आपका काम आईओएस के अकॉर्डिंग चल रहा हो। ऐसा नहीं होता। जिस एरिया में, जिस बिजनेस में, जिस डोमेन में आप बैठे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होंगे और रिक्वायरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आते हैं। तो लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टेक होल्डर डिसाइड करते हैं। स्टेक होल्डर बताता है कि आपकी जो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है ना वो क्या है। स्टेक होल्डर दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। एक तरीका तरीका होता है फ्लोर का और एक होता है सीलिंग का। जो फ्लोर वाले स्टेक होल्डर हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें 2 से 3 भी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो सीलिंग वाले स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी बहुत हाई है, हम चाहते हैं कि हम आपको परफेक्ट जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोवाइड करें, तो आप हमें इन डेप्थ डिटेल दें। तो अगर आपकी 100 भी रिक्वायरमेंट्स है ना, आप उन्हें सारी की सारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये 2 किस्म के लेवल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्लोर और सीलिंग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है ना वो ये है कि अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर विल डू
और विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू, यानी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये बताती है कि हमारा सिस्टम क्या काम करेगा, वो ये नहीं बताती कि कैसे काम करेगा। अगर आपको एक आदमी ने ये कहा है कि आपने एक इस तरह का सॉफ्टवेयर या इस तरह की वेबसाइट बनानी है जो कि कोई मार्केटिंग की हो, यानी कोई मार्केटिंग करती हो, तो आप सिर्फ उसे यही पूछेंगे ना कि आपने वेबसाइट कौन सी बनानी है, वो आपको बता देगा जी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मार्केटिंग की वेबसाइट हो। अब बनानी कैसे, ये तो आपको पता होगा ना कि मार्केटिंग की वेबसाइट कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी ना, वो किसके लिए होगी, मार्केटिंग के लिए होगी, सारी डिस्क्रिप्शन जितनी भी। तो अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू, ये भी किसकी डेफिनेशन आती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, व्हाट विल डू एंड हाउ इट विल डू। तो यूज़र बताता है डेवलपर को कि आपने क्या करना है, व्हाट टू डू, और डेवलपर फिर यूज़र को भी आगे से इन्फॉर्म करता है कि हाउ टू डू, यानी वो किस तरह से करेगा। आया कि वो सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए करेगा, सी शार्प को यूज़ करते हुए करेगा, क्यों, ये उसे वैसे बताना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर हम ये कहें कि डेवलपर ने यूज़र को बताया कि ट्रेंड में ये कॉस्ट आपकी जो सी है ना इसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, यानी इन्फॉर्म भी तो कर सकते हैं ना। जैसे आपको अगर कोई यूज़र कहता है कि हमें ये काम कर दो, आप कहते हो आप इस तरह ना करो, आप इस तरह कर दो, कोई आइडिया दे देते हैं, तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी। वो चीज़ है कि डेवलपर बताता भी है कि किस तरह से करना है। उसके बाद हमारे पास आती है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो स्टार्ट में भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं बताऊंगी कि सबसे पहली बात तो आती है कि व्हाट टू बिल्ड। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बिल्डिंग का। जब आपके पास कोई इंसान आता है, कोई अपनी रिक्वायरमेंट लेके आता है, तो आप देखते हो कि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या बनाया जाए। तो इसी वजह से हमें इसकी नीड को पूरा करने के लिए उसकी जो सही रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उनका पता होना चाहिए। अब ये तो नहीं ना कि आप जाओ किसी बंदे के पास, वो कहे कि मैंने पानी पीना, आप उसे जाके कुछ और पकड़ा देते हो, कोई खाने वाली चीज़ पकड़ा देते हो, ऐसा तो नहीं ना होता। आप उसे पानी ला के देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर आपको कोई घर बनाने का कहता है तो आपने उसे घर बना के देना है, ये तो नहीं ना कि आप कोई उसके ऊपर टावर खड़ा कर दोगे। तो ये हार्डेस्ट पार्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड करने का। तो इसके बाद प्लेज वाइटल रोल इन बिल्डिंग सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जाहिर सी बात है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ये चीज़ बनानी है, तो अब उसको बिल्ड करने में आपको आसानी होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि गाइड करता है किस तरह से बिल्ड करना है, फिर उसकी बिल्डिंग का स्कोप, यानी कि वो कितनी देर तक चलेगा, जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो कहाँ तक चलेगा, उस चीज़ को भी डिफाइन करता है। उसके बाद ये जो रिक्वायरमेंट होती है, ये कम्युनिकेशन ब्रिज बन जाती है जो दो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके दरमियान। एक कौन सा, एक हमारे पास होता है यूजर, और जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है सर्वर, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि डेवलपर, या कोई भी जो आपको प्रोडक्ट बना के देने वाला है। तो इन दोनों के दरमियान ये क्या है, एज अ ब्रिज, कम्युनिकेशन ब्रिज काम करती हैं। क्योंकि वो आपको, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है ना कोई रिक्वायरमेंट का, वो आपको पकड़ा देगा कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके मुताबिक आप बना दो, तो आपको उसकी बात इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद ये क्वालिटी एश्योरेंस करता है, यानी कि ये भी बताता है कि आपकी जो सिस्टम है, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस वो कितना अच्छा और कितना एक्यूरेटली वर्क करता है। इसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेशन, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कॉस्ट एस्टिमेशन भी हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपने कोई रेसिपी बनानी हो, तो आप जोन सी है ना चीज़ें जोन से उनको लिख लेते हैं, और लिखने के बाद आप उनकी कॉस्ट का भी एस्टिमेशन कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ रिक्वायर है और इस चीज़ की ये कॉस्ट है, तो हम इजीली उसको सम अप भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स आती हैं। एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल, कि अगर आपने रिकॉर्ड करना है ऑल पेमेंट्स को, तो आप कौन सा सिस्टम बनाएंगे। जाहिर सी बात है कोई पेमेंट मेथड हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे फिर उस कंपनी के लिए। फिर एक एग्जांपल आती है कि अगर आपने रिकॉर्ड डिटेल बनानी हो लाइब्रेरी मटेरियल की, तो आप लाइब्रेरी में मैनेजमेंट की कोई ना कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे, उसको डेवलप करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर एक एग्जांपल आती है कि सिस्टम आपने बनाना है जो कि सपोर्ट करता हो 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड को। तो जहाँ पर ट्रांजैक्शन की बात आती है, तो हम कहते हैं कि हम वहाँ पर एटीएम का कोई मेथड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। उसके बाद हमारे पास आती हैं काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स की फर्दर ना डिफरेंट टाइप काइंड्स हैं, जिनमें एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल है, एक डोमेन रिक्वायरमेंट है, इन्वर्स रिक्वायरमेंट है, और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स आती हैं।
जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या बताती है? वो बताती है कि किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को शो करना। यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये बताती है कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये सिस्टम क्या वर्क कर रहा है। अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम बना है तो ये बताएगा कि ये बुक्स को ऐड करता है, बुक्स ऐड करता है, रिमूव करता है उन्हें, ठीक है, फाइन लेता है और फाइन पे करता है। अगर आपसे बुक्स बोरो कर रहे हैं तो उनकी डेट वगैरह क्या है, यानी इस तरह की जितनी भी फंक्शनैलिटीज वो मैं फंक्शन सिस्टम परफॉर्म कर रहा होगा ना, ये उन सबको बताएगा। कौन सी इनपुट आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये उन सब टर्म्स को यूज करता है, ठीक है। सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ये आता है। लेकिन कभी भी ये चीज आपने याद रखनी है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट से आपकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, नहीं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमेशा नॉन फंक्शनल के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। यानी अगर आपने रिक्वायरमेंट फाइंडिंग का प्रोसेस पूरा करना है ना एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, तो उस रिक्वायरमेंट में ये दो मस्ट होती हैं, फंक्शन और नॉन फंक्शनल। बाकी सब हो ना हो, ये दोनों मस्ट होती हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर फिर ही पूरा एक सिस्टम बनाती हैं। वरना ना ये इसके बगैर कोई सिस्टम बना सकता है और ना ये इसके बगैर बना सकता है। जैसे कि इसमें देखा आपने कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग सबको शो करता है। जो सिस्टम ये हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, ये क्या काम करती हैं? ये उन फंक्शंस को जो कि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में शो किए होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को शो करता है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब नॉन फंक्शनल में आके वो ये इन सारे फंक्शंस की फंक्शनैलिटी, उनकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करेगा कि ये इस तरह से काम करेगा, ये इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि 2 वर्ड्स को ऐड करता है, 3 वर्ड्स को ऐड करता है, 4 वर्ड्स को ऐड करता है, ठीक है, 4+4+4। तो ये क्या बताता होगा? ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी कि वो बता रहा है कि ये ऐड कर रहा है नंबर्स को। और ये जो नॉन फंक्शनल है ये क्या बताएगा? ये इस लैंग्वेज में ऐड कर रहा है, ये सी को यूज करते हुए ऐड कर रहा है, ये C++ को यूज करते हुए ऐड कर रहा है, ये जावा को यूज करते हुए ऐड कर रहा है। यानी ये उसकी परफॉर्मेंस बताता है कि ये किस चीज के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये समझ लें कि ये एक बता रहा है व्हाट टू डू, और ये आपको बता रहा है हाउ टू डू, ठीक है, हाउ टू डू। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इन दोनों के अंदर कवर होते हैं। तो आपको पता है कि कभी भी सिस्टम सिर्फ ये बताने से नहीं पूरा बनता, और कभी भी सिर्फ ये बताने से नहीं पूरा बनता कि हाउ टू डू और व्हाट टू डू, ये दोनों कंबाइन होते हैं, फिर आपका एक सिस्टम पूरा आप बना सकते हैं। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पर आती है डोमेन रिक्वायरमेंट। डोमेन रिक्वायरमेंट का मैंने आपको बताया था किसी एक स्पेसिफिक डोमेन से जुड़ी होती है। ये सिर्फ किसी खास कंपनी या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को शो करता है। उसके बाद हमारे पास आती है इन्वर्स रिक्वायरमेंट। इन्वर्स रिक्वायरमेंट क्या होती है? इन्हें इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। ये वो कंडीशन सामने लाता है जो जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। इन्वर्स का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम ये बताने की बजाय कि ये सिस्टम इसमें काम कर सकता है, इसमें काम कर सकता है, इसमें काम कर सकता है, हम ये बताएंगे कि ये सिस्टम इसमें काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐप बनाई है और मैं कहती हूँ ये iOS में काम नहीं कर सकती, ये बताने की बजाय कि मैं ये कहूँ कि एंड्रॉयड में भी चलेगी, विंडोज में भी चलेगी, इसमें भी चलेगी, उसमें भी चलेगी, मैं सिर्फ सिंपल क्या कह रही हूँ कि ये iOS में नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि ये इन्वर्स रिक्वायरमेंट में आती है। और उसके बाद 5th नंबर पर हमारे पास है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। ये उन तमाम लिमिटेशंस को शो करता है जिनके मुताबिक हमें सिस्टम को डिजाइन करना होता है, ठीक है। इसमें डिसाइड होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज या कौन सा आर्किटेक्चर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसका नाम देखें ना, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब वो होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम इन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें सारा डिसाइड हम करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन सा लैंग्वेज होगा, कौन सा आर्किटेक्चर होगा। सारा कुछ डिसाइड करने के बाद फिर हम लोग उसकी डेवलपमेंट को शुरू करते हैं।